हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का 5th लेक्चर है। इसमें हमने जो 4th लेक्चर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कुछ क्वेश्चंस कराए थे न्यूमेरिकल्स, उन्हीं को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसको देखने के पहले आप पहले लेक्चर ज़रूर देखें, नहीं वो उसी से इंटरकनेक्टेड हैं, फार्मूले कराए गए हैं 3rd और 4th लेक्चर में, इसलिए उनको पहले देखकर तब आप 5th लेक्चर को स्टार्ट करना। तो एक तो हमने जो आपका 4th लेक्चर था, उसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, कि उसमें एक हेमिस्फेयर, आप उसको ज़रा ध्यान देना निकाल कर क्वेश्चन को। 4th लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक हेमिस्फेयर से एक कोन को कट कर दिया गया है। हेमिस्फेयर की रेडियस r थी और कोन की हाइट r/2 थी। इसको कट करने के बाद उसमें जो CM की हाइट आ रही है वो 11r/24 आ रही है। इसका मतलब ये है r/2 से तो ये कोण कट किया गया है, तो और 11r/24 जो है वो r/2 से कम है, लेस देन है। इसका मतलब है कि जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है, देखिए ये रिमेनिंग पोर्शन होगा कोण को कट करने के बाद, ये रिमेनिंग पोर्शन है। तो ऊपर जो है वो आपका जो हाइट है, यहाँ पर वो कम होने की वजह से ये आपका ये आ रहा है r/2 पर, ये कोण को कट कर दिया गया है नीचे सेम बेस पर। तो जो आंसर आपका उसमें आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 11r/24, यानी कि जहाँ से कट किया उसके नीचे आ रहा है लाइन पर। इसका मीनिंग है कि ये भी यहाँ पर जो CM है, यहाँ पर कोई बॉडी का मटेरियल नहीं है। जैसे हमने एक सर्कुलर वाले में बताया था, रिंग में जो CM होता है वहाँ पर बॉडी का मास नहीं होता है, वैसे यहाँ पर भी कट करने के बाद बॉडी का मास नहीं है। आप आंसर को जरा इसमें मैचिंग करें, ये इसके नीचे आएगा पॉइंट है। तो पहले ही बताया जा चुका है कि जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो जरूरी नहीं है कि बॉडी वहाँ पर जो है वो मटेरियल हो वहाँ पर बॉडी का, तो आउट ऑफ मटेरियल भी सेंटर ऑफ मास जो है हो सकता है। एग्जाम्पल अगर कभी होम एग्जाम में पूछे या कहीं पर, तो सर्किल वाला ही दें, इसको नहीं। तो इसमें हम आगे एक क्वेश्चन कराते हैं कि एक टेबल है आपकी, ये ऐसे यहाँ पर ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक मीटर स्टिक रख दिया गया है, यानी कि 100 सेंटीमीटर लेंथ की एक स्टिक रखी गई है, जो कि ये रखी हुई है, स्केल समझ लें, ये स्टिक रख दी है ऐसे। और इसका जो पोर्शन बाहर निकला हुआ है वो पोर्शन आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 है, ठीक। ऐसे कई स्टिक उसमें रखी हुई हैं। नेचुरल है कि इस स्टिक का जो सेंटर ऑफ मास वो बिल्कुल ठीक बीच में होगा, C1, ये हमारा 10 सेंटीमीटर आउट है। फिर इसके ऊपर एक स्टिक और रख दी गई है, नंबर ऑफ स्टिक या उसका वो पूछा है कि कितनी स्टिक रख दें कि वो गिर जाएंगी। ये एक स्टिक यहाँ रख दी गई ऐसे, एक और स्टिक यहाँ पर ये ऐसे रख दी गई है। इनके जो लेंथ है जो कि एक्सटेंडेड है बाहर को लेंथ, वो सेपरेट है सब में, 10, 15, 30 और 50, ये टोटल आउट हैं। तो पहले आप क्वेश्चन नोट कर लें, लिखिए 4 यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल मीटर स्टिक ऑन ए टेबल वेयर स्टैक्ड विद 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, एक एक बनाएंगे। ये 10 सेंटीमीटर बाहर है, ऊपर वाला 15 सेंटीमीटर कॉर्नर से बाहर है, यानी यहाँ पर ये 5 है। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, फिर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि 15 सेंटीमीटर ये इतना कवर हो गया, 15 और ये बाहर है। इसके बाद जो 4th स्टिक है वो 50 सेंटीमीटर जो है वो बाहर है, यानी कि इससे जो आउट ऑफ होगी वो 20 होगी सेंटीमीटर। 50 का मतलब हो गया कि इसका जो CM है वो बिल्कुल यहाँ पर पड़ेगा आके। हमारा ये थोड़ा सा निकला हुआ बन गया है, ऐसे बना ले रहे, तो यहाँ पर इसका C4 पड़ेगा। अब जरा लैंग्वेज को नोट करें ठीक से। 4 यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल मीटर स्टिक ऑन ए टेबल were stacked with 10 centimeter,
15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर सेगमेंट्स ओवर द एज, यानी टेबल का जो कॉर्नर है उससे इतना सेगमेंट ओवर है, बाहर है। वुड द मीटर स्टिक रिमेन्स ऑन द टेबल और टपल डाउन? वुड द मीटर स्टिक रिमेन्स ऑन द टेबल और टपल डाउन, यानी कि मीटर स्टिक टेबल पर रहेंगी या ये वहाँ से गिर जाएंगी। तो देखिए इसका जो प्रिंसिपल है कि इनका जो सबका जो सीएम होगा वो सीएम इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस कॉर्नर के इधर होगा लेफ्ट को तो नहीं गिरेंगी, अगर राइट को हो गया तो ये गिर जाएंगी, ठीक। तो इसका C1 यहाँ पर है, इसका C2 सेंटर ले रहे, इसका C3 और इसका C4, क्योंकि C4 वाला जो इन्होंने लास्ट वाली दी है, फोर्थ वाली, वो 50 सेंटीमीटर बाहर है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 50 सेंटीमीटर जो है वो आपकी अंदर होगी और 50 सेंटीमीटर बाहर होगी। ओके, अब आप यहाँ पर जो है वो शिफ्ट के उससे लगा ले रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग जो डिस्टेंस होगी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट O ले लिया, ये तो OC1, ये टोटल 50 में से 10 माइनस कर दो, -40 होगी। OC2, OC3 और OC4, ये अलग अलग डिस्टेंस हमने सबकी निकाल ली है। -40 इसकी है और इसमें जो है वो -35 और -20, -35 -20 और ये 0, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर बाहर है और 50 सेंटीमीटर इस कॉर्नर के अंदर है। आप थोड़ा डायग्राम ठीक से बना लेना, इसको 50 अंदर रखना डायग्राम को, ठीक। तो कितनी यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाली, एक के ऊपर एक कितनी बाहर है, ठीक, क्योंकि ये 10 है, दूसरी वाली 15 थी, तो 10 + 5 ये 15 हो गई, देखो इस वाले पॉइंट से, ठीक। ये वाली जो लाइन डॉटेड वाली है यानी कि टेबल का जो कॉर्नर है, ठीक। ये 15 + 5 20 और ये 10, ठीक, 30 ये बाहर थी तो 15 यहाँ से बाहर रहेगी, और ये 50 बाहर थी तो 20 यहाँ से बाहर होगी, ठीक। अब ये डिस्टेंस चेक कर लो, O से C1 तक की लेंथ ये टोटल 50 है, इसमें 10 माइनस कर दो तो -40 हो गई, लेफ्ट को है इसलिए हमने इसे माइनस लगाया। अब O से C2 तक की लेंथ, ये 10 15 है तो 15 50 में से निकाल दिया तो -35 आ गई, ठीक। इसी तरह से ये 30 निकाल दिया तो -20, और लास्ट वाली 50 बाहर निकली हुई है, 50 अंदर है, ठीक, इस वाली लाइन के, ठीक। तो इसका जो सेंटर आपका आ रहा है, सेंटर ऑफ मास, वो इससे 0 पर आ रहा है डिस्टेंस पर, ठीक। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि जैसे हमारा कोई ये टेबल का वो कॉर्नर है, ऐसे करके एक के ऊपर एक स्टिक रखी हुई है, एक स्टिक ये रख दी, फिर इसके ऊपर एक रख दी, फिर ऊपर रख दी गई, पूछी है कि ये स्टिक यहाँ पर रुकी रहेंगी या नीचे गिर जाएंगी। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इनका सीएम टेबल के कॉर्नर से अंदर की तरफ को होना चाहिए, ठीक। हमने क्लियर डायग्राम आपका बना लिया है। अब लिखिए सिस्टम ऑफ 4 मीटर स्टिक, सिस्टम ऑफ 4 मीटर स्टिक will not topple down if position of CM remains on the table. If the position of CM remains on the table, तो CM की पोजीशन यहाँ पर निकाल ले रहा है, कितनी होगी, देखिए पहले वाले का मास M और CM इसका यहाँ से है -40 पर, दूसरे का मास M, CM इस कॉर्नर से अंदर की तरफ को है -35 पर, तीसरे का मास M, CM -20 पर और लास्ट 0 है, टोटल मास 4M। चारों स्टिक को मिलाकर इसका नेट CM यहाँ से निकाल लिया कि कितने डिस्टेंस पर होगा, कहाँ से, कॉर्नर से। तो ये डिस्टेंस हमारी आ रही है -23.75, नियरली -23.75, इसका मतलब ये अंदर को आ रही है, ठीक। तो इसका मतलब सिस्टम जो है वो टपल डाउन नहीं होगा, ओके। अगर निगेटिव में है तो अंदर की तरफ है, पॉजिटिव होती तो बाहर की तरफ हो जाती, ठीक। ठीक इसी तरह से बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट करें, लिखें यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ यूनिफॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ
25 सेंटीमीटर लॉन्ग आर स्टैक्ड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग आर स्टैक्ड so that 8 centimeter of block extended beyond the block under as shown in figure अभी हम बना रहे हैं. How many block can be stacked in this way before the stack fall over? कितने ब्लॉक जो हैं वो इस तरह से हम रख सकते हैं. तो जैसे ये एक ब्लॉक रखा है 25 सेंटीमीटर का और इसके ऊपर जो ब्लॉक दूसरा रखा है वो 8 सेंटीमीटर बाहर है. फिर इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है वो भी इससे 8 सेंटीमीटर बाहर है और लास्ट में ये रखा है ये भी 8 सेंटीमीटर. ऐसे करके रखते चले गए. पूछा है कि इसमें कितने ब्लॉक जो है हम वो रख सकते हैं. ठीक. फिर क्वेश्चन बोल रहे हैं यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल ब्लॉक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग आर स्टैक्ड सो दैट 8 सेंटीमीटर ऑफ ब्लॉक extend beyond the block under as shown in figure. How many block can be stacked in this way before the stack fall over? लिखिए सॉल्यूशन में. सपोज डेल्टा x1 कॉमा डेल्टा x2 डॉट 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 डेल्टा xn are shift in CM, then net shifting. ये जो हम शिफ्टिंग ले रहे हैं ये शिफ्टिंग इसका जो अपना सेंटर ऑफ मास होगा वो 12.5 पर होगा सेंटर पर यहाँ पर. ठीक. तो इससे हम जो है इसका ये C1 ले लो, ये C2, ये C3, ये C4, ये ऐसे करके शिफ्ट होता जा रहा है. ठीक. नेचुरल है कि इसके ऊपर जो ब्लॉक रखे गए हैं इनमें जो नेट शिफ्टिंग होगी वो 12.5 के अंदर आनी चाहिए. अगर 12.5 से ज़्यादा होगी तो ये नीचे गिर जाएगा सिस्टम. यानी इस कॉर्नर से अगर सेंटर इनका बाहर निकल गया तो ये नीचे गिर जाएगा. हम यहाँ से सबकी शिफ्टिंग लेते जा रहे हैं. ठीक. तो सोल्यूशन में लिखें सपोज डेल्टा x1 कॉमा डेल्टा x2 डॉट डॉट डेल्टा xn आर शिफ्ट इन द CM, देन नेट शिफ्टिंग. तो नेट शिफ्टिंग चेक करेंगे. डेल्टा x शिफ्टिंग कितनी होगी. m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 डॉट डॉट mn डेल्टा xn डिवाइडेड बाई टोटल मास. सभी आइडेंटिकल हैं तो स्मॉल n इंटू m ले ले रहे. सबका मास इक्वल कर लेंगे. ठीक है. यहाँ हम कैपिटल M लिखकर फिर बाद में जो कैपिटल M है अगर इक्वल मास है तो स्मॉल n यानी नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ ब्लॉक हैं वो स्मॉल n ले लिए, एक का मास स्मॉल m ले लिया तो टोटल मास n इंटू m हो गया. ठीक. अब वैल्यू यहाँ पर देखिए जब हम इक्वल मास अगर एज्यूम कर लेंगे तो स्मॉल m डेल्टा x1 स्मॉल m डेल्टा x2 डॉट डॉट स्मॉल m डेल्टा xn डिवाइडेड बाई n इंटू m हो जाएगा. तो m कैंसिल हो गया तो नेट शिफ्टिंग आपकी डेल्टा x1 डेल्टा x2 डॉट डॉट डेल्टा xn डिवाइडेड बाई n हो गया. अब आप वैल्यू पुट अप. पहला जो नीचे वाला ब्लॉक है उसमें शिफ्टिंग 0 है कि वो वहीं C1 वहीं से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्टिंग. तो पहले की शिफ्टिंग 0 है. दूसरे की जो शिफ्टिंग हो रही है वो 8 है क्योंकि ये 8 बाहर है. तो 8 नेक्स्ट की 16 फिर 24 ऐसे करके शिफ्टिंग है डिवाइडेड बाई n और ये आपकी नेट शिफ्टिंग आ रही है. ये जो आपका फार्मूला बन रहा है ये AP बन रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसका हम आप अगर चाहें तो ऊपर वाले टर्म यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं. हमने अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जो ब्लॉक होंगे वो n-1 होंगे. अगर आप नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे तो ब्लॉक n लेंगे लेकिन हमें तब फर्स्ट टर्म 0 को लेना पड़ेगा. ठीक. टोटल नंबर ऑफ टर्म जो टोटल नंबर ऑफ होंगे टर्म वो n होंगे. तो यहाँ पर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. आपको फार्मूला मालूम होगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस है, ए फर्स्ट टर्म है और n टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म एपी में n है तो n/2 हमने पुटअप कर दिया, ए 0 है फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 8 है, ठीक, डिवाइडेड बाई n, ये n कैंसिल हो गया तो डेल्टा x इज इक्वल टू 4n माइनस 1। ये नेट शिफ्टिंग आई है 4n माइनस 1 और ये शिफ्टिंग 12.5 से कम होनी चाहिए ये, ठीक, नहीं तो ये फिर यहाँ का सिस्टम गिर जाएगा टोटल। तो क्या होगा 4n माइनस 1 लेस देन 12.5, तो n लेस देन आप निकाले हैं यहाँ पर डिवाइड करके 4 से, ये लेस देन इक्वल टू आ रहा है 4.125, इक्वल टू भी हो सकता है 4.125, इसका मतलब है 4 से ऊपर स्टिक नहीं हो सकती हैं, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4, 4 स्टिक तक आप रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अगर छोटी छोटी लेंथ देकर बहुत सारी स्टिक दी जाए, इनका आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि हम कितनी स्टिक जो हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं एक के ऊपर एक, ठीक है। और ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि जो अगर एक दो ब्लॉक करके लेते हैं, मान लीजिए जैसे हमने 2 ब्लॉक किया तो नेट जो शिफ्टिंग है वो निगेटिव में इधर आनी चाहिए, 3 में निगेटिव आनी चाहिए, जैसे ये पॉजिटिव आ जाएगी समझ लो ब्लॉक गिर जाएगा। तो अदर मेथड भी होते हैं, ये मेथड आपका स्टैंडर्ड मेथड है, इससे आप ध्यान रखें, इसमें आप नंबर ऑफ ब्लॉक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करें, देखिए CM is at point, CM center of mass is at point 1, 1, 3 कोऑर्डिनेट है x, y और z कोऑर्डिनेट, 1, 1 और 1, हाँ नोट करें, CM is at point 1, 1, 1 when system consist of, जो हमने कोऑर्डिनेट नोट किया है वो 1, 1 ये है, CM is at point 1, 1, 1 when system consists of particles of masses 2, 3, 4, 5 kg, 2, 3, 4, 5 कॉमा लगा के kg, इतने पार्टिकल्स रखे हैं सिस्टम में। इफ CM shift to the point, if CM shift to the point 2, 2, 2, 2 पर, यानी x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 2, z कोऑर्डिनेट 2, on removing the mass 5 kg, what was its position? तो ये कह रहा है कि 4 मास ये रखे हुए हैं, इनका जो CM है वो 1, 1, 1 पर है, अगर इसमें 5 kg वाला मास हटा दें तो CM शिफ्ट हो जाता है 2, 2, 2 पर, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन निकालनी है, ठीक। तो फार्मूला लगा दें आप इनिशियल और फाइनल दोनों का, एक मास हटाने के बाद CM का, और जब चारों मास रखे हुए हैं तब CM का। आपको मालूम है कि जो फार्मूला है CM का वेक्टर के साथ m1r1 प्लस m2r2 डॉट डॉट mn/rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn है, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें। पहले CM कहाँ पर है, 4 मास है यहाँ पर, I 1, 1, 1, 1, 1 का मतलब है कि I J K, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1 और z कोऑर्डिनेट 1, ओके। अब 2 kg का मास, उसका जो दिया हुआ है वो पोजीशन वेक्टर r1, r2, r3 और r5, इनके इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर मान ले रहे हैं, ठीक। तो 2 kg का पोजीशन वेक्टर r1, 3 kg का r2, 4 kg का r3 एज्यूम कर लिया और 5 kg का r4 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास 5 + 4 9, 9 + 3 12 और 2 14, ठीक। अब आप यहाँ पर इसको एक इक्वेशन बना लें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद फिर एक मास को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, तो उसके लिए दूसरी इक्वेशन बना ली जाए। तो जब मास को हमने ये हटा दिया, कौन सा मास, 5 kg वाला,
तो CM कहाँ पहुंच गया, 2,2,2 पर। इसका मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। व्हेन 5 kg मास इज रिमूव्ड, इसको हटा दो, तब पोजीशन है 2i 2j 2k। ठीक, उस समय 3 मास हैं केवल, 2 kg 3 kg और 4 kg। तो 2r1 रहेगा, 3r2 रहेगा, 4r3 रहेगा, डिवाइडेड बाई 9। अब मास 3 ही रह गए। ये इक्वेशन नंबर 2। नेचुरल है, यहाँ पर ये 3 चीज कॉमन है, 2r1 3r2 4r3, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इन दो इक्वेशन को इसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 14 इधर ले जाएं लेफ्ट में, 9 इधर ले जाएं और दोनों को माइनस कर लें तो r4 निकल आएगा। ठीक, यानी कि आप इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करें तो r4 वेक्टर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये वेक्टर आ रहा है -5/4 4/5 इन ब्रैकेट i + j + k। तो इसे कंफर्म कर लें आप लगाकर माइनस करके, ये आपका r4 वेक्टर आ जाएगा। ठीक, तो इजी क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नोट करें। देखिए, ए रॉड ऑफ लेंथ L, ए रॉड ऑफ लेंथ L and its mass per unit length and its mass per unit length ये वेरिएबल का केस है। मास पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब है कि dm/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो dm = kx dx बन गया। ध्यान देना, फिर क्वेश्चन को देखें। ए रॉड ऑफ लेंथ L एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ is directly proportional to x from one of its end. Find the distance of its CM from that end of the rod. Find the distance of its CM from that end of the rod. तो dm/dx प्रोपोर्शनल टू x दिया हुआ है। रॉड की टोटल लेंथ L है और यहाँ से x डिस्टेंस पर वेरिएबल दिया हुआ है। ये ओरिजिन समझ रहे हैं, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस। तो क्या होता है वेरिएबल में फार्मूला, x dm/dm। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें। बस ये वेरिएबल का एक एग्जाम्पल हो गया, आप समझ लें। x dm की यहाँ पर वैल्यू डाल दें, k इंटीग्रेशन साइन से बाहर, और dm की जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये kx dx ओवरऑल डिवाइडेड बाई kx ds, और लिमिट लगा दें। लिमिट क्या होगी, 0 to L। ये दोनों कैंसिल कर लें। तो यहाँ पर वेरिएबल में ऊपर x² बन गया और नीचे जो है वो x हो गया। ठीक, ये इंटीग्रेशन 0 to L x² dx डिवाइडेड बाई x dx 0 to L, इसका आपका x³ ब्रैकेट लगा दें, 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये x²/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। हमने कई बार पिछले लेक्चरों में बोला है कि जब यूनिफॉर्म वेरिएशन होता है तो dm की जगह मास m लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं है। तो 1/3 को बाहर करें, अपर लिमिट डालेंगे L³ आएगा, 1/2 बाहर करें L² आएगा। ठीक, तो ये 2/3 L आंसर आ गया। वेरिएबल के क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस चीज को। इसके बाद इसमें एक पुली और ब्लॉक का सिस्टम है क्वेश्चन में, नेक्स्ट में।
ये एक पुली हो गई, इसमें ये ब्लॉक अटैच है यहाँ, पुली और ब्लॉक सिस्टम है M1 M2। ये दोनों मास अटैच हैं, ये मास M1, ये M2, ये नीचे A एक्सीलरेशन से आ रहा है और ये एक्सीलरेशन A से ऊपर जा रहा है। डायग्राम बना लें, लिखिए कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ CM। इन दोनों के CM का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में इसका एक्सीलरेशन निकाल रखा है। आपने जो है वो M2 ब्लॉक को हैवी माना है क्योंकि वो डाउनवर्ड जा रहा है और M1 जो है वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आता है फार्मूला वो आप निकाल लेंगे T माइनस M2G करके। तो M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1 इंटू G, ये एक्सीलरेशन आएगा। ये आप न्यूटन्स लॉ से कैलकुलेट करें, ठीक। और उसके बाद एक्सीलरेशन का फार्मूला लगा दें CM वाला। क्या होगा? M1A1 प्लस M2A2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन एक को पॉजिटिव ले लें और एक को निगेटिव। हमारा M1 ये डाउनवर्ड जा रहा है M2 वाला, जैसे वहाँ पर आपने M2 माइनस M1 आया है, इस एक्सीलरेशन को निगेटिव ले लें और डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लें, ठीक। तो यहाँ पर माइनस M1 A, एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है। तो यहाँ पर अब जब फार्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे तो केवल अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक पॉजिटिव लेंगे और दूसरा नेगेटिव लेंगे। M2A डिवाइडेड बाई ये यहाँ पर M1 प्लस M2, सॉरी यहाँ पर M1 प्लस M2, तो ये आ गया आपका M2 माइनस M1 प्लस M2 इंटू A, और ये A की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, M2 माइनस M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू G। ये आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आ गया। सिंपल M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 फार्मूला लगाया है, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे क्वेश्चन में। वेलोसिटी का भी CM निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल में, एक्सीलरेशन का भी CM निकाल सकते हैं। सिंपली वेक्टर का फार्मूला आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट में जो है एक कोन है और कोन के ऊपर कॉर्नर पर जो है वो एक स्फीयर अटैच है। एक कोन दिया है और एक स्फीयर। ये कोन है और इसके ऊपर एक स्फीयर है, ये ठीक सॉलिड है दोनों। इसका ये सेंटर लाइन आ गई। कोन का नेचुरल है कि सेंटर यहाँ होगा और स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं होगा, C1 C2। इनके जो डायमीटर और रेडियस हैं, जो कोन है उसका जो रेडियस है वो 2r है, हाइट 4r है। इसकी रेडियस 2r है और इसकी हाइट 4r है। ये जो स्फीयर दिया है इसकी रेडियस r है, यानी कि ये टोटल डायमीटर 2r है। ऐसे है सिस्टम ये, ठीक। कोन है, स्फीयर है, कोन के ऊपर जो है वो स्फीयर अटैच है, कोन का रेडियस 2r है। अब नोट करें इसमें लैंग्वेज। इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर, इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर is 12 times the cone, compute the position of CM। यानी स्फीयर की जो डेंसिटी है वो 12 टाइम्स डेंसिटी कोन की है। इसका मतलब अगर कोन की डेंसिटी को रो मान लें तो स्फीयर की डेंसिटी 12 रो होगी। डेंसिटी अलग अलग है दोनों की, ओके।
अब चूंकि हमें फार्मूला में उसका मास का भी रेशियो चाहिए होगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें m1 और x1 प्लस m2 x2, तो ऐसा कर रहे हैं यहाँ का cm जो है वो y कोऑर्डिनेट पर अटैच कर ले रहे हैं कि जो x एक्सिस पर हमारा जो cm होगा वो y कोऑर्डिनेट पर होगा। इसका जो ओरिजिन है वो हमने बेस पर लगा लिया। आप ओरिजिन कहीं भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट हो। ये x एक्सिस ले लिया, हमारे पास जो गिवन है वो y एक्सिस ले लिया, ओरिजिन यहाँ पर अटैच कर लिया। ठीक, तो कोन के सीएम और स्फीयर के उनके फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए। अब जरा मास का भी रेशियो देख लें कितना आएगा। मास कोन का डिवाइडेड बाई मास स्फीयर का, तो कोन में वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और डेंसिटी आपको गिवन है। ठीक, तो जरा देखें, कोन का 1/3 पाई, रेडियस कितनी है 2r, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है 4r, ये बन गया वॉल्यूम, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इनटू डेंसिटी। कोन की डेंसिटी को हमने रो माना है, ये यहाँ लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई स्फीयर, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस उसकी आर है, पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी, डेंसिटी इसकी 12 रो है। देख लें, इसके डाटा को कंफर्म कर लें। अब ये आपका 1/3 आ रहा है, इसका मतलब है कि मास जो आपका स्फीयर का है वो 3 टाइम्स मास कोन का आ रहा है। ठीक है, डेंसिटी भी उसकी ज़्यादा है, 12 टाइम्स है। अब आप फार्मूला को इजीली लगा सकते हैं, केवल वाई सी एम को हम निकालेंगे, एक्स सी एम की ज़रूरत नहीं है। वाई सी एम, m1 y1 दो बॉडी हैं, m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, तो मास यहाँ पर एक एक स्टार्ट कर रहे हैं, कोन का ले रहे हैं। तो कोन का जो मास है आपका वो यहाँ पर देख लें, कोन का मास अगर हम स्मॉल m ले लें तो स्फीयर का मास 3 टाइम्स होगा, तो कोन का मास स्मॉल m ले लो। ठीक, और कोन का y कोऑर्डिनेट ये वाला, तो आपको ध्यान होगा कि कोन में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बेस से h/4 की हाइट पर है। आपको फार्मूले ये लर्न होने चाहिए। ठीक, यानी OC1 h/4 होना चाहिए। h कितना है चेक करो, h 4 आ रहा है, इसमें 4 से डिवाइड कर दें तो OC1 r के इक्वल आएगा, प्लस अब मास स्फीयर का, स्फीयर का मास 3 टाइम्स, इसमें इसका कोऑर्डिनेट, ये तो आपको मालूम सेंटर पर होता है। ये टोटल हाइट कितनी है 4 और ये कितनी r, तो टोटल हाइट यहाँ बेस से कितनी हो गई 5r, यहाँ पर पुटअप कर दें 5r डिवाइडेड बाई मास दोनों का ऐड कर दें। ठीक है, डाटा चेक करें, 3m में 5r मल्टीप्लाई m इंटू आर हो गया और नीचे 3m और मिलकर ये टोटल आंसर आपका आ रहा है 4r। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कहाँ पर आया 4r का मतलब है कि इसका जो सीएम सिस्टम का है वो इस पॉइंट पर आएगा जहां पर कि कोन का वर्टेक्स है। ठीक, कोन के वर्टेक्स पर सीएम जो है वो कंसाइड कर रहा है। तो समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। इसके बाद एक क्वेश्चन और नोट करें, हमने वैसे कटिंग वाले क्वेश्चन आपको बहुत सारे करा रखे हैं, एक क्वेश्चन उसमें और लिखा है ए सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ए सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज डायमीटर 56 सेंटीमीटर, हैज डायमीटर 56 सेंटीमीटर। देखिए, एक ये सर्कुलर प्लेट बनाई, इसका जो डायमीटर है वो 56 सेंटीमीटर है। ठीक, ये यहां पर हम एक्स वाई एक्सिस अटैच कर ले रहे हैं। नोट करें आके, ए सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज डायमीटर 56 सेंटीमीटर, a circular portion of diameter 42 centimeter is removed from one edge of the plate. Find the position of cm of
रिमेनिंग पोर्शन। तो इसमें 56 सेंटीमीटर में, इसका मतलब है कि इसका रेडियस 28 है और इसमें से एक जो है वो स्फेयर को ऐसे करके रिमूव कर दिया। ये इसकी जो डायमीटर है वो गिवन है आपको 42। इसका मतलब है कि इसकी जो रेडियस है वो 21 होगी। ये बात नेचुरल है कि ये इधर से कट होगा क्योंकि ये 21 है, ये 42 है, तो ये लार्ज है सेंटर से, ये टोटल 28 है। ठीक, सीएम इधर शिफ्ट हो जाएगा, आपको मालूम है, इसके पहले भी आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो मास के और एरिया दो तरह से ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं। हम सिंपल पड़ेगा, हम एरिया का फार्मूला लेंगे डायरेक्ट आपका। तो जो बड़ा वाली प्लेट है उसका तो सीएम सेंटर पर होगा और इसका सीएम जो है वो सेंटर से यहाँ पर होगा C2 पर। तो ये 28 है, इसकी रेडियस 21 है, टोटल यहाँ टच करेगा ये, तो ये 7 सेंटीमीटर पर होगा। तो पहले वाले का जो है वो एरिया जो भी हो लेकिन उसका कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए हम सीधे यहाँ 0 लिख रहे हैं। ओके, माइनस पाई, दूसरे का एरिया 21 स्क्वायर। ठीक, और इसकी जो पोजीशन है सीएम की वो 7 सेंटीमीटर पर है। ठीक, डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई 28 का स्क्वायर माइनस पाई 21 का स्क्वायर। तो ये आपका कोऑर्डिनेट 9 आ रहा है। तो ये आप जो है वो इसमें इजीली जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आपका उस तरफ आएगा कटिंग के बाद, इसका मतलब है कि ये आपका -9 में जाएगा आंसर जो है। ठीक है, तो नेचुरल है, ये पोर्शन नेगेटिव है और ये क्वांटिटी पॉजिटिव और जाना भी चाहिए इधर, क्योंकि इसके पहले भी आपने एक R/6 वाला लगाया था। ये अगर कटिंग कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास इधर को शिफ्ट हो जाएगा, तो -9 आंसर आएगा। आप इसको लगाकर चेक कर लें। ठीक, इसके अलावा यहां पर ध्यान रखना, इसमें ये एक और क्वेश्चन हम जरा ले रहे हैं कि ये 3 आइडेंटिकल स्फीयर रखे हुए हैं, 3 आइडेंटिकल स्फीयर जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 11th के उसमें भी पूछा जा सकता है। ये एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर ये रखा है और तीसरा स्फीयर है, तीनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं ये। ठीक, तीनों की रेडियस r है, तो इनके जो सेंटर ऑफ मास होंगे वो अपने अपने सेंटर पर होंगे स्फीयर के, C1, C2, C3, और इनका नेट सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, ये x और ये y। नोट करें, 3 आइडेंटिकल स्फीयर ABC, each of radius r are placed touching each other on a horizontal table. Find the CM. Find the CM. तो इनके जो सेंटर हैं इनके कोऑर्डिनेट लिख लिए जाएं। इसका C1 का कोऑर्डिनेट 0,0, C2 का कोऑर्डिनेट ये r और ये r मिलकर x कोऑर्डिनेट 2r और y कोऑर्डिनेट 0, और C3 में ये परपेंडिकुलर आप डालेंगे यहाँ से, तो ये डिस्टेंस तो r होगी x कोऑर्डिनेट, और ये वाला वही sin 60 लगा दें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, यानी कि y कोऑर्डिनेट ले लें, इसका कितना होगा, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 2r है, sin 60 √3/2। तो आपका जो है 2 कैंसिल हो गया और ये r√3 आ गया। एक पाइथागोरस लगाएं तब भी आ जाएगा। तो आपने ये कोऑर्डिनेट आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप XCM और YCM का फार्मूला लगा दें। XCM, मास तीनों के इक्वल हैं, x कोऑर्डिनेट 0, दूसरे का मास m, इसका x कोऑर्डिनेट 2r और थर्ड का मास m और उसका x कोऑर्डिनेट आपका r है, डिवाइडेड बाई थ्राइस m। तो ये दोनों कैंसिल होके ये आपका r आ गया, XCM। ठीक इसी तरह से YCM निकाल लें, ये आपका YCM आ रहा है r/√3 YCM।
एक्स सी एम आर पर है और वाई सी एम आर अपान √3 पर है। दूसरी बात एक ये भी ध्यान रखना कि इसको वेक्टर के उससे भी निकाल सकते हैं। इसका तो 0 होगा, यहाँ पर ध्यान दें, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। फर्स्ट का तो 0 है क्योंकि यहाँ पर ये C1 पर होगा इसका CM जो है, दूसरे का CM का वेक्टर C1 C2, तो मास M C1 C2 वेक्टर, तीसरे का मास M वेक्टर C1 C3 और डिवाइडेड बाई तीनों का मास सम कर दो M1 प्लस M2। ये वेक्टर से भी निकाल सकते हैं आप, फिर वेक्टर में रिजॉल्व करके फार्मूला आपको पुटअप करना पड़ेगा। ओके, यहाँ जरा हम एक दो कॉन्सेप्ट और ले रहे हैं। देखिए, अगर कोई ट्रेंगुलर लैमिना है, जैसे ये कोई ट्रेंगुलर सीट है और इसका सीएम एक्चुअली में सेंट्रॉइड पर होता है, उसको हम ऐसे करके थ्योरेटिकली दिखाते हैं कि जैसे ये आपका ट्रेंगुलर लैमिना है ABC, तो BC बेस है, इसके पैरेलल इनको डिवाइड करते जाओ, ऐसे करके ये डिवाइड कर दिया, ठीक, स्ट्रिप में। तो एक जो स्ट्रिप होगी उसका CM ठीक सेंटर पर होगा, ऐसे इसका भी सेंटर पर होगा, इसका भी सेंटर पर, तो इन सबको मिला दो, ये मीडियन बन गया आपका AM1। ठीक इसी तरह से फिर क्या करते हैं कि हम दूसरे साइड को, जैसे ये AC है, इसके पैरेलल इसको डिवाइड करें, तो इसका CM सेंटर पर होगा, इसका CM सेंटर पर होगा, इसका भी सेंटर पर, सबको मिला दें तो ये दूसरा मीडियन तैयार हो गया। जहां दोनों मीडियन कट करेंगे, नेचुरल है कि इसका CM यहां पर होगा और जो कि सेंट्रॉइड होगा। ठीक, तो यहां पर नीचे नोट कर दें कि लैमिना में बी सब डिवाइडेड into three strips, each parallel to the base BC by symmetry. Lamina may be divided into strips, लिखते हैं strips each parallel to the base BC by symmetry. Each strip has its CM at geometrical center. If these points are joined, we get median AM1। वहां देखें AM1, CM lie on the median AM1। Similarly, we can say that CM lie another median, कौन सा, BM2। So the CM lie on the point of intersection of the three medians. It means सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रेंगल, यानी कि तीनों का जो CM होगा वो सेंट्रॉइड पर है, वो लाई करेगा। ठीक, एक पॉइंट और यहाँ पर जरा समझ लें, आप हेडिंग डालें अर्थ मून सिस्टम, अर्थ मून सिस्टम। देखिए, जो अर्थ होती है, ये मून जो है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। एक्चुअली में मून का मास बहुत कम है और अर्थ का मास आपको मालूम है कि बहुत हैवी है। अगर हम इन दोनों के सेंटर को मिलाएं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर बीच में कहीं आएगा, ये C2 लिखा है हमने यहाँ पर, अर्थ और मून सिस्टम। तो अर्थ और मून सिस्टम में अगर हम इसका CM देखें तो इसका CM बिल्कुल अर्थ के सेंटर के पास होगा। ठीक, तो ये जो रिवॉल्व करते हैं, ये दोनों ही रिवॉल्व करते हैं, इनका जो कॉमन सेंटर है उसके अबाउट अर्थ भी रिवॉल्व करती है और मून भी रिवॉल्व करती है कॉमन सेंटर, जो कॉमन इनका CM है उसके अबाउट। ठीक, जो हमें फील होता है कि अर्थ मून रिवॉल्व कर रहा है सन के, अर्थ के चारों तरफ। ठीक इसी तरह से जो सन होता है उस पर जो रिवॉल्व करता है, वो अगर हम अर्थ और मून दोनों को एक सिस्टम बना लें तो इसका जो ये सेंटर है, ये सेंटर जो है वो ऐसे इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है पूरा ऐसे साथ साथ, क्योंकि मून भी साथ साथ चलता है और अर्थ भी साथ साथ रहता है। तो सन जो है इसके एक फोकस पर होता है जो इलिप्स बनता है। तो जरा दो लाइन नोट कर दें आप, लिखिए, बोथ अर्थ एंड मून are revolving about their common CM, such that both earth and moon are revolving about their common CM, such that
they are always on opposite side of common CM. We can consider the common CM at the center of earth itself, क्योंकि बहुत पास में है. At the center of earth itself, we can say only the moon revolving around the earth, क्योंकि हम इनका सीएम इसके सेंटर पर ही मान लेते हैं नियरली. नेक्स्ट पैरा में लिखें, द सीएम ऑफ अर्थ मून सिस्टम फॉलो द इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन. फॉर द अर्थ मून सिस्टम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द सन इज एन एक्सटर्नल फोर्स. फिर बोल रहे हैं, सीएम ऑफ अर्थ मून सिस्टम फॉलोज द इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन. फॉर अर्थ मून सिस्टम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द सन इज एन एक्सटर्नल फोर्स. जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है. ठीक इसी तरह से ध्यान रखना कि स्पेस में बाइनरी स्टार होते हैं. जो बाइनरी स्टार होते हैं वो भी, जैसे एक स्टार यहाँ S1 पर है, दूसरा S2 पर है और इसका CM यहाँ पर है, तो ये वाला जो S1 है ये कॉमन CM के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में ऐसे मूव करता है. ठीक उसी तरह से जो दूसरा वाला है S2, वो भी इसी CM के अबाउट जो है वो कॉमन CM के अबाउट जो है ये भी ऐसे जो है वो मूव ये करता है. ये यहाँ पर जो S1 है और S2 ये इस तरह से मूव करते हैं कि हमेशा ये आमने सामने रहेंगे. जैसे ये कॉमन CM है, S1 ये मूव कर रहा है, इसी तरह से S2 जो है वो अपने कॉमन CM के अबाउट ये भी ऐसे इलिप्टिकल पाथ पर ऐसे करके मूव करेगा और ये हमेशा आमने सामने रहेंगे. जैसे कभी जब S1 आपका यहाँ पर आएगा, ये S1 आया तो ये S2 घूम के यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन CM यहीं पर रहेगा. यानी जो बाइनरी स्टार होते हैं वो कॉमन CM के अबाउट मूव करते हैं. तो बाइनरी स्टार में लिख दें, टू स्टार विच मूव इन देयर इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द कॉमन सेंटर ऑफ मास एंड सेट टू फॉर्म बाइनरी स्टार. टू स्टार विच मूव इन देयर इलिप्टिकल ऑर्बिट around the common center of mass are said to form binary star. तो ओके स्टूडेंट, हम लेक्चर क्लोज करते हैं आज का. ये आप सेंटर ऑफ मास के जो है वो 5 लेक्चर हैं, उनको सभी की स्टडी करें ठीक से, तब ये टॉपिक आपका क्लियर होगा. ओके.